हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी जीडीसी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हैं 2025 की। जी हाँ। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा था कि मैम यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके लिए इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी हमको स्टार्ट करनी है, तो कोई कोर्स, डिटेल्ड कोर्स जो है इसका लॉन्च करिए। तो डिटेल्ड कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है, उसके बारे में तो मैं आपको एंड में बताऊंगी। सबसे पहले हम सारा नोटिफिकेशन देखते हैं, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं और साथ में एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स सी। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस का ये जो एग्जामिनेशन यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का कमेंसमेंट 4 सितंबर से शुरू हुआ है एंड लास्ट डेट जो है 6 सितंबर तक, करेक्शन वगैरह का 13 सितंबर, 13 तारीख तक, तो 13 अक्टूबर सॉरी। यानी कि 13 अक्टूबर तक तो आपका जो फॉर्म फिलिंग वगैरह है वो ही चलेगा। तो एग्जाम आपका होप्स हो कि दिसंबर तक, नवंबर के एंड में या दिसंबर तक है ना जाएगा। तो देखिए, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, सबसे पहले हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी ये है, मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स होनी चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड। ठीक है, अब मास्टर्स डिग्री में 55% नंबर आपको लेके आने हैं और इसके अलावा आपका नेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो, या फिर अगर आपके पर्टिकुलर अपना स्टेट जो है उसका सेट एग्जाम क्लियर है तो भी चल सकता है। ठीक है, यानी कि नेट सेट का यहाँ पे क्लियर होना जरूरी है। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हमको पढ़नी है वो है इसका सिलेबस एंड इसका एग्जाम पैटर्न। तो पहले हम इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं। देखिए, आपका ये एग्जाम जो है ये सेम जो हमारा यूपीपीएससी जीआईसी का पीछे हमने लॉन्च किया था कोर्स, तो सेम वो भी एग्जाम इसी तरह ही है। प्रीलिम्स है, मेंस है, इसमें भी प्रीलिम्स एंड मेंस है। यूपी वाले जो है वो प्रीलिम मेंस दोनों ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट प्रीलिम एग्जामिनेशन है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, इसमें क्या होगा, इसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे। देखो ध्यान से पढ़ो, 120 क्वेश्चंस आएंगे, सामान्य अध्ययन से आएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस आपके जर्नल होंगे और जो आपका ऑप्शनल जैसे इकोनॉमिक्स है उसके 90 क्वेश्चंस आपके होंगे, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चंस और टोटल पेपर के मार्क्स रहेंगे 150। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। अगर प्रीलिम्स में बच्चा पास होता है तभी वो रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेगा। रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा सब्जेक्टिव है ना, इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। टोटल पेपर का जो नंबर है वो 200 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का ये आपका पेपर रहेगा और इसमें दो जो है वो पार्ट्स है, इसको ध्यान से देखो। देखो, पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर्स टाइप होंगे और यहाँ पे लिमिट, वर्ड लिमिट जो है 125 वर्ड्स है और हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। तो दूसरे जो है, दूसरा खंड बी जो है उसमें 10 प्रश्न, उसमें भी 10 क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप होंगे और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर का होगा और जो आंसर की लिमिट है वो 200 वर्ड्स होगी। ठीक है जी। इसके अलावा 25 मार्क्स का उन्होंने इंटरव्यू की भी बात करी है। अब हम थोड़ा सा इसका सिलेबस देखते हैं। तो जो इसका सिलेबस सारा मैंने एनालिसिस किया है और इसके सिलेबस में देखी है चीजें, वो ये है कि इसका सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली आपका नेट इकोनॉमिक्स वाला ही है। कुछ 3-4 टॉपिक्स है जो इसमें ऐड ऑन किए हैं। कहने का मतलब कि इस एग्जाम को जो बच्चा अप्लाई करेगा उसका यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम क्लियर होगा, है ना, तो उसको जो आपका नेट इकोनॉमिक्स वाला सिलेबस है उसी को पढ़ना है और अच्छे ढंग से उसी को पढ़ना है, उसी से आपकी इसकी भी तैयारी करनी है। बस इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन है, कुछ चीजें काटी हैं उस सिलेबस में, वो मैं सारा आपको डिस्कस कर देती हूँ। यानी कि आपके नेट इकोनॉमिक्स वाले जो नोट्स हैं, जो कंटेंट है, जो आपने उस टाइम स्टडी किया था, वो आपका इस बार भी इसमें भी काम आएगा। ठीक है जी। तो देखिए, अब सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स है और सारा आपने अपनी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए यही वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। बस इसमें फर्क क्या है, गेम थ्योरी नहीं दी हुई। हम यूजीसी नेट में गेम थ्योरी करते हैं, इसमें वो टॉपिक नहीं नजर आ रहा मुझे। बाकी सारा माइक्रो का सिलेबस आपका वही है। यानी कहने का मतलब कि आपको, अगर आपने जिस कंटेंट से अपना नेट क्लियर किया है, मतलब उसी में अगर आप थोड़ी और मेहनत करते हैं, है ना, थोड़े और एफर्ट्स लगाते हैं, चीजें वही हैं, पढ़ना है उस अकॉर्डिंगली के इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, पर ये अंडर एस्टिमेट इस चीज को मत करना कि स्टेट का एग्जाम है तो नेट से इसका प्रीलिम का लेवल शायद कम रहेगा।
नहीं, आजकल स्टेट्स के एग्जाम का लेवल भी काफी अच्छा खासा हाई लेवल रहता है, ठीक है, तो आपको उस अकॉर्डिंग ही इसकी तैयारी करनी है। फिर उसके बाद आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखो उसने ये जो थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे रिकार्डो, कैल्डर, मार्क्स, ये शायद आपने नेट में या अपने सेट में ना पढ़ी होंगी, ये आपको एक्स्ट्रा इसमें करनी पड़ेंगी। बाकी देखिए सभी चीजें वही है, आपका क्लासिकल्स हो गया, केन्स हो गया, है ना, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ग्रोथ के मॉडल्स दिए हुए हैं। तो मनी एंड बैंकिंग में आपका ये देखिए, ये इसने ऐड ऑन किया क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, ये एक्स्ट्रा पढ़नी है आपको, है ना। फिड्यूशियरी मनी हो गया। तो बाकी एवरीथिंग इज डिमांड फॉर मनी, थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन, ये नेट इकोनॉमिक्स वाला ही है। इंटरेस्ट रेट की थ्योरीज हो गई, ISLM मॉडल आ गया ऊपर। फिर आपका पब्लिक फाइनेंस आता है। देखो पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट के 3 फंक्शंस होते हैं। गुड्स के टाइप्स हो गए आपके, पब्लिक रेवेन्यू, फिस्कल पॉलिसी, फंक्शनल फाइनेंस। जिसने एक अच्छी खासी अपनी कंटेंट से तैयारी की है नेट इकोनॉमिक्स की, उसको पता होगा कि ये सब चीजें आप अपनी उस तैयारी में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस इसमें आपको उसका एक अच्छा रिवीजन करना है और उसको और अच्छे से तैयार करना है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में थ्योरीज आ गई, फ्री ट्रेड प्रोटेक्शन, टैरिफ कोटा, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज कंट्रोल, टर्म्स ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड जो भी हम लेटेस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ठीक है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। देखो सारे इसने ना क्लियर कट मॉडल लिखे हैं। नेट इकोनॉमिक्स में ये सारे मॉडल्स आपको आते हैं, पर सिलेबस में सारे मेंशन नहीं है। सिलेबस में उन्होंने मेन बस 3-4 मेंशन किए हुए हैं, सारे नहीं मेंशन किए। इसमें उसने क्लियर कट मेंशन किए हुए हैं सारे मॉडल्स। देखो नर्कसे, लुइस हो गया, हिर्शमैन, रोडान, लिविंगस्टन, नेल्सन, माइडल, रोस्टोय, मार्क्स, इंडिग्नस ग्रोथ मॉडल, और ये वाले। और इस साइड भी इसने हैरेट, डॉमर वगैरह के सारे मेंशन किए थे। काफी सारे ग्रोथ मॉडल, 10-15 ग्रोथ मॉडल्स हैं, है ना। फिर प्लानिंग का इसमें दिया हुआ है, नीति आयोग हो गया। एनवायरमेंट से उसने आपका जो अभी आपने नेट इकोनॉमिक्स के लिए एनवायरमेंट पढ़ा था, उसमें से इसमें कुछ नहीं है ना, कोस्ट थ्योरम, वैल्यूएशन, कुछ नहीं है, वो सारा पोर्शन कट कर दिया। एनवायरमेंट में इन्होंने एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड क्लाइमेट चेंज दिया, ठीक है, ये चीज इसने एनवायरमेंट में सिर्फ दी है, मतलब एनवायरमेंट वाला आपका यहाँ पे नहीं आएगा वो काम। फिर इंडियन इकोनॉमी हो गया, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इनकम के ट्रेंड्स हो गए, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फूड सिक्योरिटी, फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जो हम गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ते हैं, ये सारा इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन। ऐसा नहीं होता कि सिलेबस वाइज आपको करना होता है। इसमें आपको बेसिकली अपना बजट सर्वे, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गई, वो चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक उठाया किसी बुक से ये इंडियन इकोनॉमी की टॉपिक वाइज तैयारी शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं इसमें करना होता है। इसमें आपको ना थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल चीजों पर ध्यान देना होता है, जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गई, डाटा हो गया, है ना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उसमें जिन गवर्नमेंट स्कीम्स का जिक्र आया वो वाली स्कीम्स हो गई। इस तरह से थोड़ा उन चीजों को हमको आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए तो पहले तैयारी करनी है ना, ऐसे पढ़ना है। फिर आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड, ट्रेड इंडिया का स्ट्रक्चर, इसमें इंडिया, ये स्ट्रक्चर में सारा आपका वही आएगा कि करंट इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किन कंट्री से कितना कितना कैसे चल रहा है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गई, MPC, फिस्कल पॉलिसी, GST। अब ये देखो ये इसने ऐड ऑन किया है, इंडियन एनर्जी चैलेंजेस फॉर क्लीन एनर्जी, ये ऐड ऑन है टॉपिक, ठीक है ना। फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी। और स्टैटिस्टिकल में देखो आपको इकोनोमेट्रिक्स वाला पोर्शन कुछ खास इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स ही है। जैसे आपने नेट इकोनॉमिक्स में इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा होगा काफी डिटेल में, इसमें वो नहीं है, वो भी इसमें काट दिया गया है। सो सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्शन है, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, और सिंपल लिखा है उसने, है ना। फिर इंडेक्स नंबर, उसके यूजेस, टाइम सीरीज हो गया, बाइनोमियल पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सैम्पलिंग हो गया, टेस्टिंग, हिपोथेसिस, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, सैम्पलिंग। मैथमेटिक्स में उसने वही मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन दिया, मैक्सिमा, मिनिमा, कंस्ट्रेंट, ऑप्टिमाइजेशन, अनकंस्ट्रेंट भी पढ़ेंगे, है ना, पहले अनकंस्ट्रेंट पढ़ेंगे फिर कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है ना, इंटीग्रेशन और उसके यूजेस। तो ये तो देखिए सिलेबस अगर मैं देखूं तो कुछ भी ऐसा नहीं है डिफिकल्ट सिलेबस या कुछ आउट ऑफ कंटेक्स्ट जो आपने चीजें पहले नहीं पढ़ी हुई नेट में नहीं पढ़नी पड़ेंगी, मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी, है ना। सिर्फ 1-2 टॉपिक्स को छोड़ के आपका सिलेबस वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, ठीक है, और उस सिलेबस से ही आप एग्जाम भी ये क्लियर कर चुके हो। अब वही सिलेबस आपके सामने, उससे कम में है ये सिलेबस, इससे आपको एक और एग्जाम क्लियर करना है, ऐसे सोच के देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ना स्ट्रैटेजी मेनली ये है, 2-3 बातें हैं जो मेरी बड़े ध्यान से समझिए। पहली चीज ये
लकीर के फकीर मत रहना सिलेबस से। कहने का मतलब ये, हमेशा मैं नेट इकोनॉमिक्स में भी एक चीज कहती हूँ, जितने भी आपके इकोनॉमिक्स के टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें मैं अक्सर ये चीज बोलती हूँ कि सिर्फ सिलेबस पर रिलाई हमको नहीं करना होता, थोड़ा सिलेबस के इर्द गिर्द के टॉपिक्स भी हमको पढ़ने होते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बताऊँ, जैसे इसने प्रोबेबिलिटी मेंशन की है और प्रोबेबिलिटी में स्पेसिफिकली इसने सिर्फ 3 डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन की है, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल। पर हम प्रोबेबिलिटी के बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और उसके बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो मतलब थोड़ा इर्द गिर्द के टॉपिक्स भी हमको करने होते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे, उससे चीजें आएंगी तो फिर आप कहोगे आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, पर वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है। सिलेबस उसने सिर्फ आपको ना एक थोड़ा प्लान सा दिया होता है ना, कि ये चीजें हैं आपकी मेन, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वही करना होता है, थोड़ा अगर आप इधर उधर का टॉपिक भी करोगे आपके लिए वो फायदा ही देगा आपको। ठीक है, तो ये चीज है। और दूसरी चीज यहाँ पे, जैसे हर एक चीज को ना बड़ी समझदारी से करना होता है कि किस से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब जैसे इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी अगर आप ऐसा टॉपिक वाइज ढूंढने लगोगे ना, बेसिक फीचर एंड स्ट्रक्चर, इसका कंटेंट ढूंढ लें, फिर ट्रेंड्स ऑफ नेशनल कंटेंट ढूंढ लें, ऐसे करें, ऐसे नहीं। इसमें ना कुछ चीजें हैं कि उसको किस अकॉर्डिंग चीजें करनी है। ठीक है, तो जैसे इसमें बेसिकली इंडियन इकोनॉमी में आपका सारा मैं कंक्लूजन अगर बताऊंगी सारे यूनिट का, कि इसमें आपको क्या क्या करना होता है। ठीक है, इसमें आपको कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पहली चीज ये इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, क्योंकि बुक जो है आप बैचलर्स में, मास्टर्स में इंडियन इकोनॉमी की कोई ना कोई तो पढ़ के आए होगे, तो वो बेसिक चीजें आपको इंडियन इकोनॉमी की क्लियर होंगी भी। इसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ऐसी चीजें, फैक्चुअल चीजें इंडियन इकोनॉमी में आती हैं। अभी आपके ऑब्जेक्टिव में तो फैक्चुअल पूछेंगे वो, जैसे कि हमारा जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग सेक्टर्स के शेयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर। अब इसमें सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब नहीं बच्चों को समझे, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीजों का मतलब ये है। ठीक है, कि आपको अलग अलग सेक्टर्स का शेयर बताना है, उसमें एम्प्लॉयमेंट में भी करिए और अपना जीडीपी में भी करिए, 3 सेक्टर्स जो हमारे होते हैं। ठीक है, फिर आपको ट्रेंड्स, यानी कि पिछले टाइम से अब तक हमारे नेशनल इनकम का ट्रेंड क्या चल रहा है, पर कैपिटा इनकम का ट्रेंड क्या चल रहा है, बड़े ही है ये, पहले से नेशनल इनकम भी बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है। फिर जैसे इसमें नहीं आपको पता चलेगा कि इसमें करना क्या है, इसमें बेसिकली ना आपको इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे लैंड रिफॉर्म्स हो गई, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी हो गई, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गई, है ना, ये जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड आई हैं वो हो गई, ऐसी वाली चीजें। अब इसमें एमएसएमई का नाम आया तो इसमें आपको मेनली एमएसएमई की क्लासिफिकेशन करनी है, जो यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है, पर वो करनी है। तो मतलब ये चीजें हैं कि आपको ना उसमें पता होना चाहिए कि कैसे, किस तरह को क्वेश्चन, आपका तो नेट इकोनॉमिक्स क्लियर है तो आपको इसका आइडिया जरूर होगा इन चीजों का जो मैं बता रही हूँ। आई होप समझ रहे होंगे, है ना, कि किस टॉपिक से हमको किस तरह से पढ़ना है उसको आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने प्रीलिम्स पर एफर्ट लगाइए, प्रीलिम्स पर जोर दीजिए। अभी से अगर आप साथ में सब्जेक्टिव का करना शुरू कर देंगे तो शायद आपके लिए वो ज्यादा हेक्टिक हो जाएगी चीज, है ना, बिकॉज अभी आप अपना मेन टारगेट रखिए, पहले प्रीलिम्स क्लियर करने हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स जैसे ही आपके क्लियर होते हैं तो मैं अब आपको अपना हमारा बता देती हूँ कि हम आपके लिए यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें रह तो नहीं गई, एक बार मैं देख लूँ, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, हाँ, वैकेंसीज पर आ जाइए। तो यहाँ पे वैकेंसीज अगर हम देखें सब्जेक्ट वाइज, तो देखो इकोनॉमिक्स की यहाँ पे 61 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई है, जिसमें अनरिजर्व्ड उसने 30 दी हुई है। ठीक है, एससी की 9 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 14 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है ना, इस तरह उसका डिवीजन है। टोटल 61 वैकेंसीज है, अच्छी खासी वैकेंसीज जो है इकोनॉमिक्स की है। ठीक है जी, तो अब मैं आपको यहाँ पे चीज बताती हूँ कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले क्या है कि जो आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, प्रीलिम्स है ना, उसके लिए क्लासेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैं आप हमेशा अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, क्लासेस देखनी होती हैं। ठीक है, नोट्स बाद में पढ़िएगा, पहले क्लासेस देखिए ताकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आए और एग्जाम में खुद का दिमाग लगा के क्वेश्चन ठीक कर पाए, ना कि रटी रटाई चीजें, है ना। सब्जेक्टिव एग्जाम में फिर भी वो चीज चल जाती है, रटी रटाई चीजें, कि हम सिर्फ नोट्स पढ़ लें और नोट्स लर्न करके किसी तरह से, है ना, उनको एग्जाम में लिखाएं ऐसे। पर जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसमें ना थोड़ी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। ठीक है, कि कंसेप्ट पता होगा, हमको समझ होगा, एग्जाम में घुमा फिरा के पूछेंगे, हम सोचकर उस चीज को ध्यान से और उसका आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे आपको क्लासेस सारी प्रीलिम्स के लिए अपना मिलेंगी, जो है वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, और वीडियो लेक्चर्स के नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसके अलावा इसमें क्विजेस वगैरह डालेंगे हम लोग, और
जब आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपके सिलेबस से मॉडल आंसर्स बनाए जाएंगे। मॉडल आंसर्स बनाए जाएंगे इन द सेंस कि जैसे आपका माइक्रो है, हम माइक्रो से कुछ 15-20 क्वेश्चंस तैयार करेंगे और उसके जो मॉडल आंसर्स हैं जिसमें तकरीबन आपका सारा माइक्रो कवर हो जाए, इस तरह से करेंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है जो उससे हो पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीलिम्स की क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका वो होगा सब्जेक्टिव का, जिस भी बच्चे का ऑब्जेक्टिव निकल जाता है, सब्जेक्टिव के लिए हम अलग से कुछ क्लासेस नहीं देंगे, बिकॉज बच्चा उसमें प्रेफर करता है कि हमको मॉडल आंसर्स मिल जाए, जो रिटर्न प्रैक्टिस हो जाए हमारी, तो वो अलग से आपकी क्लासेस नहीं उसके लिए हम देंगे, उसके लिए आपको मॉडल आंसर्स देंगे। उसको आप एज ए टेस्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे पहले हम क्वेश्चन पेपर डालेंगे, उसको सामने रख के आप खुद आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो, और यहाँ जो हम आंसर्स देंगे उसको पढ़कर पहले अच्छे से पढ़ लो, बाद में उसी आंसर से आप अपना टेस्ट जो है सिर्फ क्वेश्चन पेपर सामने रख के, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है जी। मतलब मॉडल आंसर्स हम इस तरीके से देंगे कि उसमें आपका तकरीबन सारा कंटेंट जो है सिलेबस वाला वो कवर हो जाए, ठीक है जी। ये सिनारियो रहेगा इसमें हमारा। और बाकी यही है, क्लासेस है मेरे द्वारा ही होंगी मोस्टली, मतलब मैक्सिमम क्लासेस जो है, तो ये स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही देखिए हमने स्पेशली लॉन्च किया है। तो हमारे पास जितनी देर स्टूडेंट्स की डिमांड नहीं ना आती किसी कोर्स को लेके, तब तक हम वो कोर्स लॉन्च नहीं करते। जब स्टूडेंट्स की डिमांड आती है कि हमको मैम से पढ़ना है, इस एग्जाम की इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है, तभी हम उसका कोर्स लॉन्च कर देते हैं, ठीक है जी। और उसमें जो भी हम मैक्सिमम चीजें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं आपकी एग्जाम क्लियर करवाने में, हेल्प करने में, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीडियो लेक्चर्स देखना, ठीक है। जब आप वीडियो लेक्चर्स देखते हो तो उससे आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प मिलेगी, सब्जेक्टिव में भी हेल्प मिलेगी, दोनों में हेल्प मिलेगी, ठीक है जी। ये चीज है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी ऐसी परेशानी वगैरह, आप मुझे कमेंट्स करके इस वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।